मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक लेक्चर है जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अब एक बार मैं पहले ही रिक्वेस्ट आपसे कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाना न भूलें और एक बार बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा और वो नोटिफिकेशन आपको याद दिलाता रहेगा कि एक नया वीडियो आया है और आप उसको देखें और उससे लाभ प्राप्त करें। खैर, ये तो बात हुई। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हमको बात करनी है इस वीडियो में। लिमिटिंग रिएजेंट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होते हैं और सुनने में आता है कि बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगते हैं। तो उन सबों को आसान करने के लिए आपको ऐसा लगे कि ये सारे की सारे चीज़ें जो है वो सारी की सारी चीज़ें आसान है, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का और उसको एलैबोरेट करके दिखाऊंगा कि आखिर ये बेनिफिशियल क्यों है। ये बाद में हम बात करेंगे इस पर। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब कभी हम लोग इक्वेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उस इक्वेशन में, उस केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं और उन सारे रिएजेंट्स में से हम किस रिएजेंट के बेसिस पर कैलकुलेशन करें, उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का। तो मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करके समझाना चाहता हूं। सपोज कीजिए कंबशन ऑफ एसिटिलीन। सपोज कंबशन ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का कंबशन करना चाहते हैं। तो एसिटिलीन के कंबशन में रिएक्शन होगा C2H2 प्लस O2। यह दे रहा है निश्चित रूप से CO2 प्लस H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है, जब उसका कंबशन होता है तो CO2 गैस और H2O मिलता है। ये मानी हुई बात है, आप बचपन से समझ रहे हैं इसको, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर देते हैं कंबशन के बाद। तो ये रिएक्शन है, इसको पहले बैलेंस करना होगा। तो चूंकि हमको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले बैलेंस करना है। तो 2 कार्बन है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। 4 और 1 5 ऑक्सीजन है तो 5/2 यहाँ कर देता हूँ और इससे हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ कहता है कि स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन क्या है। स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन क्या है? यहाँ रिलेशन है कि इसका मोलर मास निकाल लीजिए तो 12 दूना 24 और 2 26 26 ग्राम, और इसका मोलर मास निकाल दीजिए तो हो गया 32 तो 80 ग्राम। मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर हमको 26 ग्राम एसिटिलीन को पूरा जलाना है, कंप्लीट कंबशन कराना है, तो हमको 80 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। 80 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये हमने इस इक्वेशन से, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया, ये पा लिया कि अगर 26 ग्राम एसिटिलीन को कंप्लीटली कंबशन में भाग लेना है तो उसके लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। उससे कम ऑक्सीजन लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी ये समझ लीजिए। यहाँ अगर सवाल कहता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 26 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, 26 ग्राम ऑफ एसिटिलीन requires 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट
calculate the mass of CO2 produced if 13 gram of acetylene undergoes the combustion with 40 ग्राम नहीं लेते हैं हम यहाँ, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये सवाल है, या ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एलाबरेट करके समझाना चाहता हूँ कि हमसे एक सवाल पूछा गया कि अगर हम 13 ग्राम मतलब 13 ग्राम एसिटिलीन गैस लेते हैं और उसको 60 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो मैं पहले हमें लिख लेना चाहिए, C2H2 प्लस 5/2O2 ये दे रहा है 2CO2 प्लस H2O। ठीक बात है। यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन है कि ये 26 ग्राम और ये 80 ग्राम रिएक्ट करेगा तो यह देगा 2 × 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम वाटर, यही तो देगा, यही देगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, हम या तो एसिटिलीन के बेसिस पर कैलकुलेशन करें या तो ऑक्सीजन के बेसिस पर कैलकुलेशन करें। दोनों के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करके दिखला देते हैं आपको। कैलकुलेशन on the basis of एसिटिलीन। ध्यान दीजिए, एसिटिलीन के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास पता है कि 26 ग्राम एसिटिलीन जो है वो देता है 44 × 2 ग्राम CO2, मतलब लिखेंगे कि 26 ग्राम ऑफ एसिटिलीन C2H2 gives 88 ग्राम ऑफ CO2। यही तो करेंगे। तो 1 ग्राम कितना में देगा, और हमारे पास 13 ग्राम है तो 88 × 13/26, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। एक आंसर आया 44 ग्राम, हमको 44 ग्राम CO2 मिलेगा अगर हम एसिटिलीन को बेसिस माने तब। अब चलिए कैलकुलेशन हम करते हैं ऑक्सीजन के बेसिस पर। कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन में कहता है कि यहाँ 80 ग्राम है, 80 ग्राम ऑक्सीजन 88 ग्राम CO2 देता है। 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन gives 88 ग्राम ऑफ CO2, यही तो बात है। Therefore 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will give 88/80 ग्राम ऑफ CO2 और हमारे पास है 60 ग्राम, तो 88 × 60/80, इसको हम अगर काट भी देते हैं 11 बार कटेगा ये, तो 66 ग्राम हुआ। देखिए दोनों में आंसर अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब है दोनों तो सही नहीं होगा, कोई एक ही आंसर सही होगा। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमको, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इस केस में, ऐसे इक्वेशंस के केस में, ऐसे रिएक्शंस के केस में, कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ मतलब भी होता है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का दिया भी था, मैं यहाँ उसको एलाबोरेट कर देता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता हमको लगाना होगा। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस we have to find out the limiting reagent की जरूरत होगी। और एक बार
लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया, वंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज नोन, लिमिटिंग रिएजेंट इज नोन, the entire calculations will be based on that limiting reagent। एक बार हमको लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाए तो हम बाकी जितना भी कैलकुलेशन करेंगे उसी लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं जो जनरल लाइफ में जो हम लोग फेस करते हैं, हम लोग के साथ होता है। इससे क्या होता है कि जब बहुत दिन तक समझ में आएगा, याद रहेगा, अगर हम अपने जनरल लाइफ से उसको जोड़ के याद रखें। तो सपोज कीजिए कि हमें सब्जी खरीद कर लाने के लिए कहा गया और 100 रुपये दिए गए। तो 100 रुपये दिए गए जिसमें सब्जी खरीदना है हमें, और सब्जी हो गए जो जो आइटम हमें कहा गया वो सब्जी उसका दाम है 120 रुपया। तो निश्चित रूप से हम पूरा का पूरा सब्जी जो आइटम कहा गया वो नहीं खरीद पाएंगे, वहाँ हमारा लिमिटेशन हो गया, हम सब्जी 100 रुपये के अंदर खरीदेंगे। तो उस तरह से अब हम कितना भी कोशिश कर ले, जो रिक्वायरमेंट था, जो डिमांड था, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी हो गई। तो वो जो 100 रुपया हुआ वो हमारे खरीदारी को, हमारे शॉपिंग को लिमिट कर दे रहा है। ठीक वैसा ही काम यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। लिमिटिंग रिएजेंट में कहता है, जैसे अभी एग्जाम्पल ही लिखा था हमने कि एक C2H2 था प्लस 5/2 O2 था, ये दे रहा था 2CO2 प्लस H2O। और इसमें मैंने ये कहा था कि 13 ग्राम ऑफ एसिटिलीन C2H2 रिएक्ट्स विथ 60 ग्राम ऑफ O2, यही हमने कहा था। तो इस इक्वेशन में, इस कैलकुलेशन में हमें ये मालूम करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन का दारोमदार, पूरा का पूरा रिएक्शन किस पर आधारित है, कैलकुलेशन किस पर आधारित होगा, ये प्रोडक्ट का बनना कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसको डिसाइड करने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out the limiting reagent। हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कैसे पता लगाएंगे? फ्रॉम गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है, द स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन सेज दैट फॉर, आपको बताया है, complete combustion of 26 gram of acetylene C2H2, 80 gram of oxygen is required, is it not? यही तो बात है। मैंने दिखाया भी कि 26 ग्राम एसिटिलीन को पूरा जलाने के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के 80 ग्राम चाहिए, तभी जाके पूरा जलेगा। तो 88 ग्राम CO2 और 18 ग्राम वाटर बनेगा। ये बात है, ये कंप्लीट कंबशन के लिए यही ज़रूरी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
कि 26 ग्राम ऑफ एसिटिलीन C2H2 requires 80 ग्राम ऑफ O2। ये तो हम जानते हैं। तो 1 ग्राम C2H2 को कितना चाहिए? 80/26, और हमारे पास है कितना? 13 ग्राम। तो 80 × 13/26, तो ये हो गया 40 ग्राम। देखिए 40 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बट वी हैव 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 60 ग्राम है। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स O2 इज अवेलेबल मोर देन रिक्वायरमेंट। जितना चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है O2, एंड C2H2 इज लेस। एसिटिलीन कम अवेलेबल है, मतलब जो ज़रूरत से कम अवेलेबल है। इसका मतलब हुआ कि अब जो प्रोडक्ट है, पहले कौन ख़त्म हो जाएगा? एसिटिलीन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? एसिटिलीन के हिसाब से। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हेयर एसिटिलीन is consumed first, and it determines the प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। मतलब अब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा एसिटिलीन पे। इसीलिए हम कह सकते हैं, हेंस एसिटिलीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। यहाँ एसिटिलीन जो है वह लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। जो ज़रूरत से कम अमाउंट में अवेलेबल हो वह लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट वो है तो सारा का सारा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करेगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो हम कहेंगे, फॉर दिस वेरी रिएक्शन all the calculations are done on the basis of this limiting reagent। सारा का सारा कैलकुलेशन अब इसी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर होगा। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द लिमिटिंग रिएजेंट इज वन which is available in lesser amount than requirement। ज़रूरत से कम जो उपलब्ध हो वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लेसर देन रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैच्यूमेट्रिक रिलेशनशिप। आप ये सेंटेंस उसमें
ऐड कर सकते हैं। स्टैच्यूमेट्रिक रिलेशनशिप के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर अवेलेबल है कोई रिएजेंट तो वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और एक बार लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया तो बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन हम उसी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर करेंगे। तो जब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता चल जाता है तो अब सारा का सारा कैलकुलेशन, नाउ द calculations must be done on the basis of given amount of acetylene, तो एसिटिलीन के बेसिस पर जो कैलकुलेशन होगा वही कैलकुलेशन सही होगा। और वो हम लोगों ने किया हुआ है एक कैलकुलेशन कि एसिटिलीन का अमाउंट अगर हम यूज़ कर रहे थे तो 44 ग्राम CO2 आया था और वही आंसर सही होगा। बाकी इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आप एक बात और लिमिटिंग रिएजेंट के रिगार्ड में समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात को, कि हम जो साइकिल पर चढ़ते हैं वो साइकिल में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हैंडल हुआ, पैडल हुआ, उसका फ्रेम हुआ, उसके चक्के हुए, उसका चेन हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं। तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग यूनिट में बनते हैं। एक फैक्ट्री है जिसका अलग अलग यूनिट है, उस यूनिट में सपोज कीजिए मैं 4 कंपोनेंट की बात करता हूँ। सपोज कीजिए कि एक यूनिट है A जिसमें उसका फ्रेम बनता है, दूसरा यूनिट है B जिसमें उसका हैंडल बनता है, तीसरा यूनिट है C जिसमें उसका चेन बनता है, और चौथा यूनिट है D जिसमें उसका चक्का बनता है। ये उसके मेन कंपोनेंट हुए। पैडल वगैरह भी बनता है, तो चलिए उसकी बात नहीं करते, यही 4 की बात करते हैं। A में बनता है फ्रेम, B में बनता है हैंडल, C में बनता है चेन, और D में बनता है उसका व्हील, चक्का। सपोज कीजिए कि जो यूनिट A है उसने 3 लाख फ्रेम बना दिया, 3 लाख फ्रेम एक दिन में तैयार कर दिया। कंपोनेंट B जो उसका हैंडल बना रहा है उसने 2 लाख हैंडल बना दिया एक दिन में। कंपोनेंट C जो उसका चेन बना रहा है, C ने 50,000 चेन बनाया, और कंपोनेंट D जो चक्का बना रहा था वो 5 लाख चक्का बनाया। तो आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि साइकिल कितने तैयार होंगे? 50,000, क्योंकि चेन तो 85,000 बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट सबसे स्लो काम कर रहा था उस कंपनी का, उस फॉर्म का, उस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन उसी पे डिपेंड करता है, जो सबसे स्लो काम कर रहा था। साइकिल का सारा कंपोनेंट चाहे कितना भी बना, लेकिन चेन कितना बना? 50,000। तो साइकिल कितनी तैयार होगी? 50,000। तो उस कंपनी का प्रोडक्शन कितना हुआ? 50,000 पर डे। साइकिल जो हुआ 50,000 एक दिन में प्रोड्यूस हुआ, भले ही दूसरे यूनिट ने कितना भी काम किया हो। तो ये कहलाता है लिमिटिंग यूनिट। वो जो यूनिट था उसने चाहे कितना भी काम किया, किसी ने प्रोडक्ट को वहीं पे लिमिट कर दिया, उसने प्रोडक्शन के रेट को डिसाइड करने वाला वही है। इसलिए कहा भी जाता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो सबसे स्लो होगा सारा का सारा उस प्रोसेस का सारा का सारा दारोमदार उसी पे डिपेंड करता है। तो खैर ये जनरल लाइफ में भी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। वो दार्शनिक बातें हो गई, वो नहीं करनी है, हमें केमिस्ट्री पे आना है। और हमने आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाने का प्रयास किया है। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत सारा यूज भी है। कैसे यूज है इसको थोड़ा हम लोग समझ लें। सपोज कीजिए एक रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये दे रहा है 2NH3 गैस। 2NH3 गैस ये अमोनिया बनाने का, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाने का मेथड है, उसी का यह केमिकल रिएक्शन है। इसमें कहता है
फाइंड आउट, चाहे छोड़िए पहले ही डाटा में दे देता हूं कि 1 kg ऑफ नाइट्रोजन, 1 किलो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन, 2 किलो हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करता है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। पहले हमको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा लेना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहली बात। दूसरी बात हमको करनी है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया NH3 फॉर्म्ड, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा ये मालूम करना है हमें। और तीसरी बात कि कैलकुलेट द रिमेनिंग रिएक्टेंट इफ एनी, अगर इसमें से कोई रिएक्टेंट बच जाएगा तो उसका अमाउंट कैलकुलेट कर देना है, यही हमें करना है। तो इसको करने के लिए हम ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि आपका कंसेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, आप सब कुछ बहुत क्लियरली समझ जाएंगे, जान जाएंगे। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं और उसको बैलेंस कर देते। बैलेंस करके लिखा हुआ है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये दे रहा है 2NH3 गैस। तो इसके हिसाब से स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन क्या है ये समझ लेना है। तो देखिए 14 × 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 × 2 मीन्स 2 × 1 कर देता हूँ, 2 × 1 6 ग्राम हाइड्रोजन ये चाहता है। ये है स्टैचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन requires 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यही तो चाहता है, यही तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे पास 1 kg 6/28 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कितना, 1 kg है मतलब 1000 ग्राम है। तो 6 × 28 नहीं, 1000 1000/28। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 बैलेंस आ गया 0.6, 4.6, इसको 5 मान लेते हैं अगर, तो इसको काटेंगे तो 200 मतलब 200 के आसपास आएगा। ये 200 ग्राम आएगा, के आसपास आएगा अगर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि हमारे रिक्वायरमेंट कितना है 200 ग्राम का, लेकिन है हमारे पास कितना 2000 ग्राम, 2 kg है, 2 kg है मतलब 2000 ग्राम है। बट available amount of hydrogen वो है 2000 ग्राम। तो इसका मतलब वो ज़्यादा है। इट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट
इज नाइट्रोजन। अब हमको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन। तो अब सारा का सारा कैलकुलेशन हम किसके आधार पर करेंगे, नाइट्रोजन के आधार पर। अब हमको उसमें कुछ सोचना नहीं है, अब सारा का सारा कैलकुलेशन हम करेंगे नाइट्रोजन के आधार पर। तब अब इसका ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, ए को लिमिटिंग रीजन पता कर लिया। अब दूसरा कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड। तो अब जब लिमिटिंग रीजन पता चल गया तो मास आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कि अगर 28 ग्राम लिमिटिंग रीजन नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के आधार पर ही हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो हम लेंगे, यहाँ एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। N2 + 3H2 गैस, ये दे रहा है 2NH3 गैस। तो इसका 28 ग्राम, इसके कितना दे रहा है, 2 × 17 ग्राम। यही तो मैं यही दोनों लिखा हूँ क्योंकि नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एज N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए मैंने इसी को केवल लिखा है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 1 ग्राम कितना देगा, 34/28, और हमारे पास है 1000 ग्राम, 1 kg, तो 34 × 1000/28। यही अमाउंट हो जाएगा अमोनिया का, और यही अमाउंट सही होगा भी। अगर आप हाइड्रोजन के बेसिस पर कैलकुलेशन कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन। और मैंने कहा कि जब कभी लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए तो बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन चला जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर। अब हमको उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब सवाल रहा तीसरा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, कोई रिएजेंट बचा है क्या। तो अब हमको सवाल है कि बचेगा कौन, रिमेनिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। रिमेनिंग रिएक्टेंट जो बच जाएगा वो निश्चित रूप से हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वही तो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। तो वो कैलकुलेट हमको करना होगा। अब यहाँ पर ये करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लेना है। देख लेना ये है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो जल्दी ख़त्म होगा, तो उसी के बेसिस पर कैलकुलेशन करना है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इतना हमको चाहिए, इतना तो ज़रूरत है, इतना खपत होगा, तो इतना ग्राम हमको हाइड्रोजन चाहिए। अब सवाल है कि हमारे पास है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो खपत कितना हो जाएगा, 6 × 1000/28, इतना खपत हो जाएगा। इट मीन्स consumed amount of hydrogen, consumed amount of hydrogen, consumed amount of hydrogen जो होगा वो हो गया 6 × 1000/28, 6 × 1000/28। तो इसको जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का अमाउंट बचेगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास तो 2000 ग्राम है, माइनस 6 × 1000/28। ये जो मास होगा इतना ग्राम हाइड्रोजन बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट को समझ लिया है तो लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे केसेस में
कर सकते हैं। और इसी लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल एक और रिएक्शन में करके मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फिर उसको हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको आसान बना पाएंगे, और वो देख लेते हैं। उसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए एक रिएक्शन है हमारे पास BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3, ये देता है BaSO4 प्लस AlCl3। यह कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन में कुछ डाटा भी दे रखा है। कहता है कि 30 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 40 मिलीलीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल Al2SO4 होल 3। आपको नॉर्मेलिटी पढ़ा चुका हूँ और नॉर्मेलिटी के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ कि 30 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल BaCl2 mixed with 40 milliliter of 0.2 normal Al2SO4 का होल 3। ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ BaSO4 आर फॉर्म्ड। अब इसमें सवाल है, क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। यही सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए फिर यहाँ एक बात होगी कि यहाँ भी हमको लिमिटिंग रिएजेंट का पता होना चाहिए, और लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। इसके दो मेथड्स हैं। एक तो हम ट्रिक के बेसिस पर आसानी से बना सकेंगे और दूसरा हम एक जो जानते हैं उसके बेसिस पर बना सकेंगे। तो हम जो जानते हैं उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको वे बताता हूँ कि ये जो बेरियम सल्फेट है BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, प्लस इसको सॉल्यूशन में हम इसका नाम दे देते हैं मेथड 1। इसका हम नाम दे देते हैं मेथड 1। मेथड 1 में BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 ये दे रहा है BaSO4 प्लस AlCl3, यही हमको दे रहा है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर दीजिए आप। तो 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 2, और यहाँ SO4 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, और यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो ये बैलेंस हो गया, और बैलेंस हो जाने के बाद अब हमारा काम है कि इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन क्या है। स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन ये सबसे पहले पता लगा लेना है। स्टैचियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है। इसमें बड़ा आसान है कि इसका 3 मोल, इसके 1 मोल की ज़रूरत है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 3 इंटू बेरियम का 137 प्लस Cl2 का 35.5 इंटू 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 137 प्लस 71, हाँ ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 8 7 3 10 और 2 208, तो 624 ग्राम इतना बेरियम क्लोराइड। और इसका मोलर मास अगर निकालिएगा तो आएगा 342 ग्राम, ये मुझे याद है। तो यहाँ पर पता चला कि 624 ग्राम को कितने की ज़रूरत है, 342 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट की ज़रूरत है। तो यह जो बनाएगा बेरियम सल्फेट 3 इंटू 137 प्लस सल्फर का सल्फेट आयन का हो जाता है 96, इसको हम जोड़ देना है हमें 3 इंटू 9 6 13 7 6 13 9 12 1 13 और 233, तो हो जाएगा 699 ग्राम। ये हमारा एक रिलेशनशिप हुआ। रिलेशनशिप को हम एक सेंटेंस में लिख देंगे कि 624 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 requires 342 ग्राम ऑफ Al2SO4 का होल 3 टू फॉर्म 699 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ये हमारा एक रिलेशनशिप पता चल गया। तो इसमें हमको एक काम करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये कितना अमाउंट दिया हुआ है। तो पहले हमको वो अमाउंट पता कर लेना चाहिए। तो देखो दिया हुआ क्या है, गिवन BaCl2 का 30 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल BaCl2, नॉर्मलिटी दिया है 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम दिया है 30 मिलीलीटर, ये BaCl2 के लिए गिवन फॉर BaCl2। तो अब आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है गिवन मास W इंटू 1000 बाई मोलर मास BaCl2 का निकाला हम लोगों ने 208 इंटू वॉल्यूम 30 ml इंटू n होता है, Ba का n हो जाएगा 2, इसका चार्ज 2, यही होगा नॉर्मलिटी। तो अब यहाँ से नॉर्मलिटी हमको पता है 0.1 इज इक्वल टू W इंटू 1000 इंटू 2 बाई 208 इंटू 30। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं और उसके बाद ट्रिक पर आएंगे। तो ये हम इसको सॉल्व कर लें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 208 इंटू 30 बाई 1000 इंटू 2, बस इसको सॉल्व कर लेना है और इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर ही देता हूँ, आसान है इसको सॉल्व करना, ये कट जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 3 से गुना करिए, 4 8 3 24 और 2 6 624 6540 नहीं, ठीक है 624, ये कैंसिल हो गया 0 बाई 1000 इंटू 2 से काट दीजिए 312, तो 0.312 ग्राम, इतना ग्राम BaCl2 है। सिमिलरली Al2SO4 होल 3, सिमिलरली गिवन मास ऑफ Al2SO4 का होल 3, ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर चार्ज जो है वो 6 हो जाएगा। देख लेते हैं, इसमें डाटा दिया हुआ है 40 ml 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू गिवन मास इंटू 1000 इंटू 6, इसका चार्ज हो जाएगा 6 बाई मोलर मास 342 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 40 ml। तो ठीक है, इसको हम W निकाल लेंगे यहाँ से 0.2 इंटू 342 इंटू 40 बाई 1000 इंटू 6, तो इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0 8
8 दूना 16, 4 चौका सॉरी 8 दूना 16, 8 चौक 32, 2 33, 3 और 3 8 3 24 और 3 27। ठीक है, इतना बाई 6 इंटू 1000, तो 6 से इसको काट दीजिए, 6 चौक 24, 3 6 पंचे 30, 3 6 चौक 36, 0.456 ग्राम, इतना ग्राम हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है। तो अब ये पता लगा लेना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही हमको पता लगेगा, ये समझ गए कि यहाँ पर मैं लिख लेना चाहूँगा गिवन अमाउंट जो है BaCl2 का, गिवन अमाउंट है BaCl2 का हो जाएगा 0.312 ग्राम और इसका Al2SO4 का 0.456 ग्राम। अब मैं उधर का मिटाऊंगा इसलिए यहाँ लिख दिया है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट पता होते ही हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। लिमिटिंग कितना लिखेंगे, 624 ग्राम ऑफ BaCl2 रिक्वायर्स 342 ग्राम ऑफ Al2SO4 3, तो 624 ग्राम ऑफ BaCl2 requires 342 ग्राम ऑफ Al2SO4 होल 3, यही चाहिए। हमारे पास कितना BaCl2 है 0.312, तो 0.312 को कितना चाहिए, 342 इंटू 0.312 बाई 624, यही तो चाहिए। तो अगर हम नीचे 1000 से गुना कर दें तो ये जीरो खत्म, पॉइंट खत्म हो जाएगा, इससे 2 बार कट गया, 2 से ही कट जाएगा, 342 है तो 150, 21, 171, तो ये 0.171 ग्राम हमको चाहिए Al2SO4 होल 3, जबकि है 0.456, बट अवेलेबल amount of Al2SO4 होल 3 is 0.456 ग्राम। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट इज BaCl2। देख लीजिए, अब जब लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता चल गया, अब सारा का सारा कैलकुलेशन हम उसी के बेसिस पर करेंगे। अब देख लीजिए, अब आसान हो गया कि 624 ग्राम ऑफ BaCl2 गिव्स 699 ग्राम ऑफ BaSO4। कितना आसान हो गया। देयरफॉर 1 ग्राम कितना देगा, 699 बाई 624, और हमारे पास है कितना 0.314 ग्राम कितना देगा, 699 इंटू 0.314 बाई 624। ये अमाउंट हमको बेरियम सल्फेट का पता चल गया। लेकिन इसके लिए हमें बहुत भारी मशक्कत करना पड़ा है। इसके लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, पूरा अमाउंट निकालना पड़ा, बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। ये लंबा नहीं करना चाहते हम इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं। हम आपको शॉर्टकट मेथड बताने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैंने ये लंबा रास्ता चुना था कि हम आपको उसका इंपॉर्टेंस बता सके कि इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाकर। यहाँ पर हमको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मेथड 2 में चलते हैं, हमको बैलेंस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा आसान हो जाएगा कि ये बैलेंसिंग जो हम कर रहे हैं ये भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। मेथड 2, हम दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ दूसरा मेथड 2 लिखेंगे रिएक्शन BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 देगा BaSO4 प्लस AlCl3।
यहाँ पर एक बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2, 1 इक्विवेलेंट कहिए या 1 मिली इक्विवेलेंट कहिए, जो भी कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, रिएक्ट्स विथ 1 इक्विवेलेंट of Al2SO4 whole 3 to give 1 equivalent of BaSO4 and 1 equivalent of AlCl3। किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्शन कोई भी हो, वहाँ हर एक रिएक्टेंट का बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा और जितना रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट भी बनाएगा। ये बड़ा ही अच्छा कंक्लूजन है, बड़ा ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। इसको हमेशा गांठ बांध लीजिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के भी 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट भी 1 इक्विवेलेंट ही बनाएगा। अब इक्विवेलेंट समझने के लिए आपने समझा हुआ है कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको मैंने इक्विवेलेंट केवल लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए सब कुछ हमारे पास है, नॉर्मेलिटी इंटू, ये मिलीलीटर में है तो हमको मिली इक्विवेलेंट का पता करना चाहिए। तो अगर हम इसी जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही अगर हम मिली इक्विवेलेंट निकालना चाहें, सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए ना, नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अब ये हो जाएगा, तो मिलीलीटर मिली इक्विवेलेंट, तो n इंटू V बाई 1000, यही तो करना है। तो बहुत कुछ हमें इसमें मेहनत नहीं करनी है, हमको इतना कैलकुलेशन करके और तब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे इस तरह के सवाल को। और तो इक्विवेलेंट अगर लिखते हैं मिली इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम में मिलीलीटर में होना चाहिए, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो मिली इक्विवेलेंट, और लीटर में होगा तो इक्विवेलेंट, यही बात होगी। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम अगर लीटर में है तो 1000 से भाग दे दिया। खैर ये बात हुई, हम ये कहना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 दे रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। तो इसका इक्विवेलेंट हम पता कर लें, मिली इक्विवेलेंट, चूँकि मिलीलीटर में दिया है इसलिए,
तो मिली इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो 30 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 30, इसका हो जाएगा 0.2 इंटू 40, तो ये बनाएगा एक, कितना बनाएगा ये पता कर लेना है। तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.8। अब आप समझ रहे हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 requires 1 gram equivalent of Al2SO4 लेकिन यहाँ पर 0.3 को 0.3 ही चाहिए, लेकिन है 0.8, तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, बट Al2SO4 is available in 0.8 gram equivalent and BaCl2 is 0.3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया BaCl2, और जब ये हो गया इसका मतलब है कि इसी के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे तो जितना BaCl2 है उतना ही BaSO4 भी बनेगा। नाउ अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रोड्यूस्ड ये हो जाएगा 0.3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब इसको निकाल लेना है, तो 0.3 ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब हो गया मोलर मास बाई इस पर चार्ज 2। तो अब देखो कितना आसान हो गया, 0.3 बराबर 2W बाई मोलर मास। BaSO4 का मोलर मास निकला है और वो कितना निकला है 699, तो 233, और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू 0.3 इंटू 233/2, और इस तरह से ये पता चल गया कि कितना अमाउंट बेरियम सल्फेट का बनेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाह रहा था कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल करें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करें, तो कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा और उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया आपको कि स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन से हम पहले उसका अमाउंट पता करते हैं कि कितने को कितना चाहिए, तब फिर लिमिटिंग रीजन पता करते हैं, तो लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। और यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही चाहिए, और वो बड़ा आसान हो जाता है। तो एक सेंटेंस हमेशा याद रखिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट रिक्वायर्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट टू गिव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बात हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, और इसके बेसिस पर आसानी से हम सारा का सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग टाइट्रेशन एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और तब इस चैप्टर में बचा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, उस पर आएंगे। उसमें भी 1-2 लेक्चर लगेगा, और उस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोग इसको पढ़ें, और असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, आप असाइनमेंट सॉल्व करें। तो इसको हम लोग इसको यहीं रोकते हैं इस वीडियो को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले तो ये बताऊंगा कि टाइट्रेशन क्या है, और टाइट्रेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके IIT वगैरह कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इस टॉपिक से खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस पर खूब चर्चा करेंगे, टाइट्रेशन क्या है, फिर टाइट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उसको सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।